लास्ट एपिसोड में देखा था कि एक डीमन वॉरियर एलिसन के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है और एलिसन मर जाती है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलिसन के साथ जो हुआ उस वजह से स्कॉट सदमे में चला जाता है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी क्रिस स्कॉट और उसके दोस्तों को कहते हैं कि उनको एलिसन की मौत को कवर अप करने के लिए एक झूठी स्टोरी बनानी होगी। अब ऑब्वियसली वो लोग पुलिस को ये तो नहीं बता सकते हैं कि डीमन वॉरियर्स ने एलिसन को मारा, क्योंकि कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उनको पुलिस को एक झूठी स्टोरी सुनानी होगी कि दो मास्क पहने लोगों ने स्कॉट एलिसन और उनके दोस्तों पर अटैक किया और उनसे उनकी कार चुराने की कोशिश की और एलिसन को मार दिया। स्कॉट क्रिस से पूछता है कि वो इस समय इतने शांत कैसे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्होंने अपनी बेटी को खोया है। क्रिस कहते हैं कि वो एक हंटर हैं और उनको वैसे हादसे सहने की आदत हो गई है। इस समय किसी न किसी को तो अपना गम भूल के सिचुएशन को कंट्रोल करना ही होगा। पुलिस स्टेशन में जब डेप्यूटी पैरिश स्कॉट और उसके दोस्तों को एलिसन के मर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है तो वो सभी जवाब में उसको वही मेड अप स्टोरी सुना देते हैं जो क्रिस ने उनको सिखाई है। कीरा और उसके पेरेंट्स साल्स को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। मिसेस युकीमोरा को यकीन नहीं होता कि एलिसन ने कैसे डीमन वॉरियर्स को मारने का तरीका ढूंढ लिया। उनको तो लगा था कि डीमन वॉरियर्स को मारना नामुमकिन है। इसके बाद वो लोग डिस्कस करते हैं कि उनकी मेन प्रॉब्लम नोगिट्सुने है, जो कि अब डीमन वॉरियर्स को कंट्रोल कर रहा है। उन लोगों को किसी भी तरह नोगिट्सुने को रोकना होगा, क्योंकि डीमन वॉरियर्स का कमांड पाके वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। कीरा कहती है कि वो लोग नोगिट्सुने को दोबारा ट्रैप कर सकते हैं, जैसे कि 70 साल पहले उसकी मॉम ने किया था। 70 साल तक नेमेटॉन की पावर ने नोगिट्सुने को कैद करके रखा, तो उसको दोबारा कैद करने का कोई तो तरीका जरूर होगा। मे बी डीटन को इस बारे में कुछ पता हो। आइजैक क्रिस के साथ उनके घर चला जाता है। उसको पता है कि क्रिस भले ही दिखा नहीं रहे, लेकिन इस समय वो बहुत दुखी हैं। क्रिस कहते हैं कि वो खुद को संभाल लेंगे। उनको तो अब अपने फैमिली मेंबर्स को खोने की आदत हो गई है। वो इस सदमे से भी बाहर निकल आएंगे। आइजैक को उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आइजैक इमोशनल हो जाता है और क्रिस को हक करता है। वो कहता है कि भले ही क्रिस को इस समय किसी के साथ की जरूरत ना हो, लेकिन आइजैक इस समय अकेला नहीं रहना चाहता है। उसको क्रिस की जरूरत है, क्योंकि क्रिस भी एलिसन को खोने का दर्द समझ सकते हैं। पुलिस स्टेशन में शेरिफ डेप्यूटी पैरिश को एलिसन की डेथ की खबर को थोड़ा क्वाइट रखने को कहते हैं, क्योंकि शेरिफ नहीं चाहते कि ये बात मीडिया में फैले और मीडिया वाले एलिसन की फैमिली और दोस्तों को परेशान करें। तभी वहां पर एक डीमन वॉरियर आता है और शेरिफ और पैरिश के सामने ही एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है। डेरिक के अपार्टमेंट पर वो एडन और ईथन के वुंड्स क्लीन अप कर देता है। वो कहता है कि उनके वुंड्स जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। एडन प्लान बनाता है कि वो और ईथन लिडिया को लेके बीकन हिल से चले जाएंगे, क्योंकि नोगिट्सुने के रहते वो जगह सेफ नहीं है। डेरिक कहता है कि लिडिया कभी भी अपने दोस्तों को अकेला और हेल्पलेस छोड़ के बीकन हिल से नहीं जाएगी। लिडिया के स्कॉट का कोई भी दोस्त उसका साथ नहीं छोड़ेगा। डेरिक ट्विंस को बताता है कि वो दोनों भाई स्कॉट को कभी समझ ही नहीं पाए। स्कॉट कभी हार नहीं मानता है। अगर वो अपने दुश्मन से हार भी रहा होता है, तब भी कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल ही लेता है जिससे वो बाजी पलट सके। ट्विंस स्कॉट के पैक में शामिल होने के लिए अब तक स्कॉट के लिए लड़ रहे थे, उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो दोनों ये बात नहीं समझ पाए कि स्कॉट खुद से ज्यादा अपने दोस्तों और करीबी लोगों की फिक्र करता है। अगर ट्विंस को सच में दिल से स्कॉट के पैक का हिस्सा बनना है, तो उनको भी स्कॉट के लव्ड वंस के लिए लड़ना होगा, उनको प्रोटेक्ट करना होगा। ये समय मैदान छोड़ के भागने का नहीं, बल्कि डट के दुश्मन से लड़ने का है। स्कॉट भी यही करेगा और ट्विंस को उसका साथ देना चाहिए। लाइक अ टीम, लाइक अ पैक। डीटन और स्कॉट के फ्रेंड्स नोगिट्सुने को ट्रैप करने का कोई तरीका सोचते हैं। डीटन कहता है कि जब मिसेस युकीमोरा ने नोगिट्सुने को नेमेटॉन के नीचे ट्रैप किया था, तब वो पेड़ एक फुल ट्री था, लेकिन अब उस पेड़ को काट दिया गया है। इसलिए डीटन को नहीं लगता कि वो लोग नोगिट्सुने को दोबारा नेमेटॉन के नीचे ट्रैप कर सकते हैं। हाँ, अगर नेमेटॉन की लकड़ी से बना कोई पावरफुल बॉक्स या कंटेनर हो, तो उसमें नोगिट्सुने को शायद ट्रैप किया जा सकता है। लिडिया कहती है कि डेरिक की माँ टालिया के क्लॉज भी एक पावरफुल वुडन बॉक्स में रखे थे, शायद वो बॉक्स उनके काम आ जाए। डीटन उसको बताता है कि वो वुडन बॉक्स उसने ही बनाया था, वो भी नेमेटॉन की लकड़ी से। वो बॉक्स नोगिट्सुने को ट्रैप करने में उनके काम आ सकता है। फिर हम देखते हैं कि नोगिट्सुने अपने डीमन वॉरियर्स के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो डीमन वॉरियर्स उसके कहने पर वहां लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं
और पूरे हॉस्पिटल में केओस मच जाता है। पुलिस स्टेशन में भी एक डीमन वॉरियर शेरिफ और डिप्टी पैरिश पर अपनी तलवार से अटैक करके उन दोनों को घायल कर देता है और उन दोनों के घाव से ब्लैक कलर का स्मोक निकलने लगता है। हॉस्पिटल में मेलिसा और एजेंट मकॉल स्कॉट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। एजेंट मकॉल को लगता है कि स्कॉट अब उनसे नफरत करने लगा है, इसलिए वो दोबारा बीकेनेस छोड़ के जा रहे हैं। मेलिसा उनको समझाती है कि वो दोबारा वही गलती कर रहे हैं जो उन्होंने पहले की थी। स्कॉट बस उनसे नाराज है और उनको उसको मनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि ऐसे शहर छोड़ के दोबारा भाग जाना चाहिए। तभी डीमन वॉरियर्स वहां पर आते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। एक डीमन वॉरियर की तलवार से मेलिसा को चोट लग जाती है और उसके घाव में से भी ब्लैक कलर का स्मोक निकलने लगता है। आर्जेंट हाउस में आइजैक और क्रिस एलिसन को याद करके उसकी बातें कर रहे होते हैं। क्रिस कहते हैं कि एलिसन कभी हार नहीं मानती थी और अगर एक बार उसने कोई चीज ठान ली तो उस काम को पूरा जरूर करती थी। आइजैक क्रिस को बताता है कि मरने से पहले एलिसन ने स्कॉट को क्रिस को कुछ बताने को कहा था। आइजैक को लगता है कि एलिसन शायद अपने डैड के लिए ये आखिरी मैसेज देना चाहती थी कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। क्रिस कहते हैं कि फाइट पर जाने से पहले ही एलिसन ने उनको ये बात बोल दी थी। फिर क्रिस आइजैक को हंटर्स के रिचुअल के बारे में बताते हैं कि कैसे एक हंटर अपनी ट्रेनिंग पूरी होने पर अपनी पहली सिल्वर बुलेट बनाता है। एलिसन भी अपने लिए सिल्वर एरोहेड बना रही थी। क्रिस की इन्हीं बातों से आइजैक को क्लू मिलता है कि शायद एलिसन ने अपना पहला सिल्वर एरोहेड बना लिया था और उसी सिल्वर एरोहेड से उसने डीमन वॉरियर को मारा था। शायद मरते वक्त एलिसन यही बात स्कॉट को बताना चाह रही थी कि डीमन वॉरियर्स को सिल्वर से बने वेपन से मारा जा सकता है। डेरिक स्कॉट को कॉल करके बताता है कि उसके पास वो वुडन बॉक्स है जिसमें उसकी माँ के क्लॉज रखे थे और डेरिक उस बॉक्स को लेके स्कॉट से स्कूल में मिलेगा। लिडिया कहती है कि उसको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि टाइम उनके हाथ से निकलता जा रहा है। तभी साइल्स वहां पर आता है और कहता है कि उसको भी सेम ऐसी ही फीलिंग आ रही है। आइजैक और क्रिस को पता चलता है कि मरने से पहले एलिसन ने 5 सिल्वर एरोहेड बना लिए थे, पर जल्दबाजी में वो अपने साथ एक एरोहेड ही ले जा पाई थी। डीमन वॉरियर्स को मारने का तरीका एलिसन को क्रिस की उस स्टोरी से मिला था जब उन्होंने पहली बार डीमन वॉरियर्स को देखा था। क्रिस भी तब नए नए हंटर बने थे और उन्होंने भी अपनी पहली सिल्वर बुलेट बनाई थी। क्रिस ने उसी सिल्वर बुलेट को एक डीमन वॉरियर के मुंह पर शूट किया था, जिस वजह से उस डीमन वॉरियर का मास्क टूट गया था। लेकिन एलिसन ने डीमन वॉरियर की बॉडी पर सिल्वर एरो शूट किया और वो एरो डीमन वॉरियर के मास्क की जगह उसके फ्लैश से कनेक्ट हुआ था, इसलिए एलिसन डीमन वॉरियर को मारने में कामयाब हुई थी। स्कॉट, कीरा और लिडिया डेरिक से मिलने स्कूल आ जाते हैं। साइल्स भी उनके साथ होता है। वो कहता है कि अगर नुगुत्सुने को मारने के लिए उनको साइल्स को मारना पड़ा तो साइल्स खुशी खुशी अपनी जान दे देगा। स्कॉट कहता है कि उनका प्लान साइल्स को बचाने का है और वो लोग वही प्लान फॉलो करेंगे। इसके बाद जब वो लोग स्कूल का गेट खोल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो लोग उसी जापानीज गार्डन में आ गए हैं जहाँ क्रिस ने डीमन वॉरियर्स को पहली बार देखा था। हॉस्पिटल में डीमन वॉरियर्स के दिए घाव की वजह से मेलिसा की कंडीशन बिगड़ने लगती है। वो एजेंट मकॉल को उसको प्रॉमिस करने को कहती है कि अगर उसको कुछ हुआ तो वो स्कॉट का ध्यान रखेंगे और उसको कभी अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। डेरिक और ट्विंस भी स्कूल आ जाते हैं। वहाँ उनका सामना नुगुत्सुने से होता है, जो कि अपने 2 डीमन वॉरियर्स के साथ उनका वहाँ ऑलरेडी वेट कर रहा था। वो डेरिक और ट्विंस को ताना मारता है कि उसने अल्फा पैक के बारे में सुना था और आज फॉर्मर अल्फास का पैक भी देख लिया। डेरिक कहता है कि हाँ, अब वो एक अल्फा नहीं है, लेकिन लड़ता अभी भी एक अल्फा के जैसे ही है। ये कह के डेरिक और ट्विंस डीमन वॉरियर्स पर अटैक कर देते हैं। डीटन अपने क्लिनिक में होता है, तभी 2 डीमन वॉरियर्स उस पर अटैक कर उसको भी घायल कर देते हैं। स्कॉट और उसके दोस्त अभी भी उस जापानीज गार्डन में होते हैं। उनको समझ नहीं आता कि वो लोग वहाँ कैसे आए। वो लोग तो अपने स्कूल के अंदर गए थे। तभी नुगुत्सुने अपने डीमन वॉरियर्स के साथ वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि वो लोग इस समय मौत और जिंदगी के बीच में हैं, जिसे बार्डो कहते हैं। नुगुत्सुने उन लोगों को बताता है कि साइल्स की तबीयत ठीक नहीं है और वो मर रहा है। साइल्स के साथ साथ शेरिफ, मेलिसा, डीटन और स्कॉट के बाकी के करीबी लोग भी मर रहे हैं। लेकिन स्कॉट चाहे तो अपने करीबी लोगों को बचा सकता है, लेकिन इसके लिए उसको साइल्स को मारना होगा। नुगुत्सुने उन लोगों को एक जापानीज सुसाइड रिचुअल के बारे में बताता है, जिसमें एक सामुराई खुद अपनी तलवार से खुद को स्टैब करता है। फिर उस सामुराई का सबसे करीबी दोस्त उसकी गर्दन काट के उसको मार देता है। नुगुत्सुने चाहता है कि साइल्स और स्कॉट भी ये सेम रिचुअल करें। अगर स्कॉट साइल्स को मार के उसकी जान लेगा तो नुगुत्सुने, मेलिसा, शेरिफ और बाकी के लोगों की जान बख्श देगा।
साल्स नोगेट्सुने से पूछता है कि वो उनके साथ ऐसे क्यों कर रहा है। नोगेट्सुने कहता है कि ऐसे ही तो वो उनसे गेम जीतेगा। पर स्कॉट नोगेट्सुने की बात नहीं मानता और वो और कीरा डीमन वॉरियर्स से लड़ने लगते हैं। वो दोनों बहुत ट्राई करते हैं पर डीमन वॉरियर्स को नहीं हरा पाते। लड़ते वक्त कीरा की कताना स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है। साल्स उस स्वॉर्ड को नीचे से उठाता है और खुद को स्टैब करने के बारे में सोचता है। उसको लगता है कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसको खुद को सैक्रिफाइस करना ही होगा। तभी साल्स को स्वॉर्ड के रिफ्लेक्शन में एक स्कूल टेक्स्ट बुक दिखती है। उसको रियलाइज होता है कि जो भी वो लोग अभी देख रहे हैं वो रियल नहीं बल्कि नोगेट्सुने का क्रिएट किया हुआ एक इल्यूजन है। नोगेट्सुने साल्स को ताना मारता है कि साल्स गेम हार चुका है, उसको गिव अप कर देना चाहिए, उसके पास अब कोई चाल नहीं बची है। साल्स कहता है कि उसकी आखिरी चाल अभी भी बाकी है जिससे वो गेम जीत जाएगा। साल्स कीरा को उसकी स्वॉर्ड वापस देता है और स्कॉट और कीरा को फाइटिंग स्टॉप करने के लिए कहता है जो भी वो लोग देख रहे हैं वो बस एक इल्यूजन है, रियल नहीं है। वो अपने दोस्तों को गार्डन की गेट से बाहर निकलने के लिए कहता है। उसको यकीन है कि ऐसा करने से वो लोग नोगेट्सुने के जाल से बाहर निकल जाएंगे। साल्स का अंदाजा सही होता है और जैसे ही वो लोग उस गार्डन से बाहर निकलते हैं वो लोग वापस स्कूल हॉलवे में आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग चैन की सांस ले पाएं, नोगेट्सुने एकदम से वहां आके स्कॉट और उसके दोस्तों पर अटैक कर देता है। स्कूल के बाहर डेरिक और ट्विंस अभी भी डीमन वॉरियर से लड़ रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग हार जाएंगे और मारे जाएंगे, लेकिन तभी ट्रिस और आइजैक वहां पर आ जाते हैं। ट्रिस एक डीमन वॉरियर पर एलिसन का बनाया एरो शूट करते हैं और उस डीमन वॉरियर को मारने में कामयाब होते हैं। डेरिक आइजैक को वो वुडन बॉक्स जल्दी से स्कॉट तक ले जाने को कहता है और खुद क्रिस के साथ मिलकर डीमन वॉरियर से लड़ने लगता है। वो लोग एलिसन के सिल्वर एरो से एक और डीमन वॉरियर को मार देते हैं। जब क्रिस एक और डीमन वॉरियर पर निशाना लगाते हैं तो वो डीमन वॉरियर अपनी तलवार से उस एरो को रोक लेता है और वो एरो नीचे गिर जाता है। क्रिस एडन को वो सिल्वर एरो पकड़ने को कहता है क्योंकि वो आखिरी एरो है। एडन उस एरो को पकड़ के डीमन वॉरियर को स्टैब कर देता है, लेकिन वो डीमन वॉरियर भी एडन को अपनी तलवार से स्टैब कर देता है और एडन जमीन पर गिर जाता है। स्कूल के अंदर नोगेट्सुने बहुत गुस्से में होता है। वो गुस्से में साल्स और लिडिया से कहता है कि उन लोगों को क्या लगा कि वो लोग उसको हरा देंगे। वो लोग डीमन वॉरियर को मार सकते हैं लेकिन नोगेट्सुने को नहीं। नोगेट्सुने हजारों सालों से जिंदा है। लिडिया कहती है कि हाँ, वो लोग उसको मार नहीं सकते लेकिन बदल तो सकते हैं ना, जैसे कि उस जापानीज स्क्रोल में लिखा था कि नोगेट्सुने से पीछा छुड़ाने के लिए एक ही रास्ता है कि होस्ट की बॉडी को बदल दिया जाए। तभी स्कॉट एकदम से आके नोगेट्सुने को बाइट कर लेता है और कीरा उसको अपनी कताना स्वॉर्ड से स्टैब कर देती है। लिडिया कहती है कि नोगेट्सुने या तो फॉक्स हो सकता है या वेयरवुल्फ, एक साथ दोनों चीजें नहीं हो सकता है। नोगेट्सुने के मुंह से एक फ्लाई निकलती है और आइजैक जल्दी से वहां आके उस फ्लाई को उस निमेटॉन की लकड़ी से बने बॉक्स में बंद कर देता है। नोगेट्सुने की बॉडी भी खत्म हो जाती है और टूट के डस्ट बन जाती है। नोगेट्सुने के ट्रैप्ड होते ही शेरिफ मेलिसा, डीटन और डिप्टी पैरिश भी ठीक हो जाते हैं। साल्स थोड़ा कमजोर होता है लेकिन उसको लगता है कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है। तभी लिडिया को कुछ बुरा एहसास होता है, जैसे कि एडन के साथ कुछ बुरा होने वाला है। लिडिया की फीलिंग सही होती है क्योंकि एक डीमन वॉरियर ने एडन को स्टैब कर दिया है और एडन मर रहा है। एडन और ईथन के बीच एक इमोशनल मोमेंट होता है और ईथन बहुत रोने लगता है। एडन कहता है कि उसको एक बात का अफसोस है कि लिडिया ने कभी नहीं माना कि एडन भी अच्छा बन सकता है। टेरी कहता है कि वो लिडिया को बताएगा कि एडन एक हीरो था और उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान दी। इसके बाद एडन अपने भाई को फाइनल गुड बाय बोलता है और मर जाता है। जब लिडिया स्कूल से बाहर आती है और एडन की हालत देखती है तो रोने लगती है और साल्स उसको इमोशनल सपोर्ट देता है। फिर हम देखते हैं कि आइजैक और क्रिस ने बीकन हिल्स छोड़ के जाने का फैसला लिया है। वो जितना वहां रहेंगे उतना ही उनको एलिसन की याद आएगी। क्रिस के पास वो वुडन बॉक्स भी होता है जिसमें नोगेट्सुने ट्रैप्ड है। क्रिस उस बॉक्स को किसी सेफ जगह छुपा देंगे। स्कूल में लिडिया और कीरा स्कॉट के बारे में बात कर रहे होते हैं। कीरा को समझ नहीं आ रहा होता कि वो स्कॉट को कैसे कंफर्ट करे। स्कॉट ने अपने एक नहीं बल्कि 2 करीबी दोस्तों को खो दिया है। फिर हम देखते हैं कि मलया ने भी उनके स्कूल में एडमिशन ले लिया है और कोच उसको स्कूल का टूर दे रहे हैं। लिडिया और मलया एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। वी कैन एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट सीजन में ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। नेक्स्ट से स्कॉट के घर पर वो मलया को वेयरवुल्फ पावर्स यूज करना सिखाता है। साल्स भी मलया की हेल्प करता है और उसको मोटिवेट करता है।
ईथन भी बीकन हिल्स को छोड़ के जाने का फैसला लेता है। इट्स टाइम टू मूव ऑन इन लाइफ। जब वो डैनी को लास्ट टाइम मिलने आता है तो ईथन को पता चलता है कि डैनी को ऑलरेडी पता था कि ईथन एक वेयरवुल्फ है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और ईथन बीकन हिल्स से चला जाता है। साइल्स अपने रूम में बनी एविडेंस वॉल को हटा देता है जहां उसने क्लूज मार्क कर रखे थे। उसके डैड उससे पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो साइल्स कहता है कि वो अपना माइंड क्लियर कर रहा है। अपने दोस्तों को खो देने की वजह से स्कॉट बहुत उदास होता है और डेटन उसको कंफर्ट करता है कि बुरा वक्त ज़्यादा देर तक नहीं टिकता और लाइफ नॉर्मल पेस में वापस आ ही जाती है। वक्त के साथ स्कॉट भी इमोशनली बेटर फील करने लगेगा। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में डेरिक साइल्स को अपने एक ड्रीम के बारे में बताता है जो डेरिक को बार बार दिख रहा है। ड्रीम ये है कि वो स्पेनिश हंटर्स जिसने उसको और पीटर को फर्स्ट एपिसोड में किडनैप किया था, उन हंटर्स ने डेरिक को ढूंढ लिया है और वो उससे दोबारा ला लोबा यानी कि शी वुल्फ के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। डेरिक को लगता है कि वो लोग उसकी बहन कोरा के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन वो हंटर्स कोरा नहीं बल्कि किसी और शी वुल्फ को ढूंढ रहे हैं। डेरिक साइल्स को बताता है कि ऐसे कई सारी मिथ्स हैं कि एक ह्यूमन को वेयरवुल्फ बनाने के लिए और भी तरीके हैं। वेयरवुल्फ बाइट तो एक तरीका है ही, लेकिन इसके अलावा भी और तरीके हैं जिससे किसी ह्यूमन को वेयरवुल्फ बनाया जा सकता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें क्रिस की बहन केट आर्जेंट उससे पूछती है कि क्या वेयरवुल्फ के क्लॉज के स्क्रैच से कोई वेयरवुल्फ बन सकता है। क्रिस कहते हैं हाँ, अगर वेयरवुल्फ का क्लॉ किसी ह्यूमन के फ्लैश में ज़्यादा डीप चला जाए तो वो ह्यूमन वेयरवुल्फ बन सकता है। एक और फ्लैशबैक में हम केट की डेथ वाला सीन देखते हैं जब सीजन 1 में पीटर ने केट को मारा था। पीटर ने अपने वेयरवुल्फ क्लॉ से केट की गर्दन स्लैश कर दी थी। डेरिक साइल्स को बताता है कि वो जो ये हंटर्स वाला सपना देखता है उसको समझ नहीं आ रहा कि वो सपना है या हकीकत, क्योंकि डेरिक को याद ही नहीं है कि वो अपने सपने से कब जागा। इसलिए वो साइल्स के पास आया है ताकि उससे ये जान सके कि सपने और रियलिटी में कोई कैसे डिफरेंस करे। साइल्स उसको बताता है कि सपने में फिंगर्स ज़्यादा होती हैं। जब साइल्स अपने एक हाथ की फिंगर्स काउंट करता है तो वो 5 की जगह 6 होती हैं, यानी कि डेरिक जो हंटर्स के बारे में बता रहा है वो रियलिटी है और जो वो साइल्स से बात कर रहा है वो एक सपना है। फिर कमिंग टू रियलिटी हम वो इंसिडेंट देखते हैं जो डेरिक साइल्स को बता रहा था। वो स्पेनिश हंटर्स डेरिक को ढूंढ लेते हैं और उससे ला लोबा के बारे में पूछते हैं। तभी कोई वहां आके स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है और चारों ओर धुआं फैल जाता है। कोई अचानक से आके एक एक करके सभी हंटर्स को मार देता है और फिर धुएं से बाहर निकल के डेरिक पर भी गोलियां चला देता है। वो केट आर्जेंट होती है जो कि अभी भी जिंदा है और शी वुल्फ बन चुकी है। डेरिक उसको देख के चौंक जाता है और कहता है कि ये सपना नहीं बल्कि रियलिटी है, केट सच में जिंदा है। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। ये एपिसोड इस सीजन 3 का फाइनल एपिसोड था। अब हम सीजन 4 में देखेंगे कि स्कॉट और उसके दोस्तों के साथ आगे क्या क्या होता है और वो केट का कैसे सामना करते हैं। अगर आपको इस एपिसोड और बाकी के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।